Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am your teacher from the Reader School, Hafizabad. Today we are going to start chapter number 2 of 9th class biology, and the name of our chapter is Solving a Biological Problem. यानी किसी भी बायोलॉजिकल मसले को हल करना। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हो और वो साइंटिस्ट के माइंड में खुद से अराइज हो या फिर कोई और पर्सन उससे उस बारे में सवाल करे, तो वो क्वेश्चन, वो मसला कहलाता है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मेथड अडॉप्ट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल मेथड। Science is the systemized knowledge derived from observations and experiments. These experiments are carried out to determine the principles about how nature operates. Scientists like chemists, biologists, and physicists use the same scientific method to make and test new theories. In this chapter, we will study the steps of biological method. We will study malaria as an example to understand the steps in detail. साइंस ऐसा नॉलेज है जिसको इंसान मुशाहिदात और तजर्बात की बुनियाद पे हासिल करता है और अपने उस नॉलेज के लिए उसके पास प्रॉपर लॉजिक्स और रीजनिंग मौजूद होते हैं। अब ये जो तजर्बात इंसान परफॉर्म करता है, वो इसलिए करता है कि नेचर के असूलों कवानीन को पढ़ सके, उनका मुतालिया कर सके, देखिए कि कुदरत में ये प्रोसेस जो हो रहे हैं ये किस वजह से हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं। ठीक है, अब जितने भी साइंटिस्ट हैं, केमिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट हैं और फिजिस्ट हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए या नई थेरीज बनाने के लिए एक ही तरह का मेथड अडॉप्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड। और ऐसा साइंटिफिक मेथड जिसमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, उस साइंटिफिक मेथड को ही हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम बायोलॉजिकल मेथड पढ़ेंगे और साथ में हम मलेरिया को स्टडी करेंगे एज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, मलेरिया बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी जिसको सॉल्व किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। सो लेट्स स्टार्ट। Biological method. Questions about living things have provided problems that man has investigated to aid his own survival and to satisfy his desire to know. The scientific method in which biological problems are solved is termed as biological method. It comprises the steps a biologist adopts in order to solve a biological problem. Biological method has played an important part in scientific research for almost 500 years. From Galileo's experiment in the 1590s to current research, the biological method has contributed to the advancements in medicine, ecology, technology, etc. Biological method also ensures the quality of data for public use. लिविंग ऑर्गेनिज्म से मुतल्लिक मुख्तलिफ सवालात जब इंसान के माइंड में ओरिजिनेट होते हैं, तो वो सवालात उसे उलझनों में डाल देते हैं, उसके लिए मसाइल पैदा करते हैं। उन मसाइल को जब इंसान ने हल करने की कोशिश की, तो उसे तहकीकात करनी पड़ी। उन तहकीकात ने उसके लिए ज़िंदगी को जीना भी आसान बनाया और उसके इल्म में भी इजाफा किया। ठीक है, तो ऐसा साइंटिफिक मेथड जिसमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व की जाए, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ऐसी प्रॉब्लम जब सॉल्व की जाए तो ऐसे साइंटिफिक मेथड को हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। और ये मुख्तलिफ स्टेप्स पे कंप्राइज है, इसमें मुख्तलिफ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं जिनको एक बायोलॉजिस्ट अडॉप्ट करता है उस मसले को हल करने के लिए। तकरीबन 500 साल से बायोलॉजिकल मेथड ने साइंटिफिक रिसर्च में बहुत अहम किरदार अदा किया है। 1590s में एक साइंटिस्ट गैलीलियो, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए फिजिक्स के। गैलीलियो को फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स भी कहा जाता है, साथ ही साथ इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मेथड भी कहा जाता है। इन्होंने फिजिक्स के बारे में बहुत सा नॉलेज दिया दुनिया को। तो उनके एक्सपेरिमेंट से लेकर अभी तक जो रिसर्च चल रही है साइंस में, उसमें बायोलॉजिकल मेथड का बहुत ही अहम किरदार है। इसकी वजह से तिब के मैदान में, इकोलॉजी में, टेक्नोलॉजी में बहुत सारी एडवांसमेंट्स आई, बहुत सारी तरक्की रूमा हुई। Man has always been a biologist. He had to be a biologist in order to live. Early in history, he was a hunter of animals and a gatherer of fruits, seeds, roots, etc. The more he knew about animals and their habitat, the more successful hunter he was. The more he knew about plants, the better he distinguished between edible and non-edible plants. कह रहे हैं कि इंसान हमेशा से ही एक बायोलॉजिस्ट रहा है। वो इस तरह से कि उसे ज़िंदगी गुजारने के लिए बायोलॉजिस्ट बनना पड़ा, उसके पास कोई अदर चॉइस नहीं थी। ठीक है, अगर हम तारीख का स्टार्ट से मुतालिया करें तो इंसान को खाने के लिए जानवरों का शिकार करना पड़ता था। वो मुख्तलिफ फल, बीज और जड़ें वगैरह पौधों की इकट्ठी करके उनको खाता था।
तो जैसे जैसे वक्त गुजरा, इंसान को जानवरों के बारे में मजीद पता चला, उसने उनके रहाइश के बारे में जाना, उनके रवैयों के बारे में जाना। तो जैसे जैसे उसके इल्म में इजाफा हुआ, वो उतना ही कामयाब शिकारी साबित हुआ। ठीक है, इसी तरह से जब उसने प्लांट्स के बारे में ज़्यादा इल्म इकट्ठा किया, उसने उनको जाना, उनके बारे में सोचा, उनको गौर से देखा, उनको ऑब्जर्व किया, उनको खाया, तो वक्त गुजरने के साथ साथ उसे प्लांट्स के बारे में भी बहुत ज़्यादा पता चला। उसे पता चला कि कौन से पौधे खाने के काबिल हैं और कौन से खाने के काबिल नहीं हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंसान हमेशा से ही एक बायोलॉजिस्ट रहा है। Biological problem, hypotheses, deductions, and experiments. In biology, like other sciences, new things are being discovered and long held theories are being modified or replaced with better ones as more data or knowledge is accumulated. This happens when biologists recognize some biological problem and go for its solution. In solving a biological problem, biologists takes following steps: recognition of biological problem, observations, hypothesis formulation, deductions, experimentation, summarization of results, create tables, graphics, etc. and reporting the results. दूसरी साइंसेस की तरह बायोलॉजी में भी डेली बेसिस पे नई चीज़ें डिस्कवर हो रही हैं और नया नॉलेज सबके सामने आ रहा है। और जब कोई नई चीज़ डिस्कवर होती है, नई चीज़ सामने आती है, तो वो पुरानी चीज़ की जगह ले लेती है। पहले से मौजूद जो बहुत लंबी लंबी थेरीज हैं, बहुत डिटेल्ड नॉलेज है, उसको रिप्लेस कर देता है न्यू नॉलेज, जो कि शॉर्ट फॉर्म में होता है और ज़्यादा एक्यूरेट होता है। और ये कब होता है? जब बायोलॉजिस्ट के सामने कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है और वो उसको सॉल्व करने के लिए निकलता है। वो एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते एक बायोलॉजिस्ट बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा करता है और फिर उसको दुनिया के सामने पेश करता है। बायोलॉजिकल मेथड में दर्ज स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहला है रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, यानी किसी भी बायोलॉजिकल मसले को पहले पहचाना जाए, अच्छे तरीके से मालूम किया जाए कि वाकई ये इशू है, इसके बारे में पहले से किसी को कुछ नहीं पता, इसकी रीज़न नहीं पता, इसको कैसे सॉल्व करना है वो किसी को नहीं पता। उसके बाद उस मसले के बारे में मुशाहिदात किए जाते हैं, उसके बारे में सोचा जाता है, उसे देखा जाता है, हर लिहाज से उसको ऑब्जर्व किया जाता है। उसके बाद अपने मुशाहिदात को बायोलॉजिस्ट जो है वो रिटन फॉर्म में पेश करता है। फिर उस रिटन डॉक्यूमेंट से रिजल्ट निकाले जाते हैं और उन रिजल्ट्स की बेस पे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। फिर उस एक्सपेरिमेंट से हासिल होने वाले जो रिजल्ट्स हैं उनको समराइज करके, मुख्तसर करके टेबल्स एंड ग्राफ्स की फॉर्म में रिपोर्ट किया जाता है, जर्नल्स में, बुक्स में, डिफरेंट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में। ठीक है, द डिटेल्स ऑफ दीज स्टेप्स आर एज अंडर। फर्दर हम इन स्टेप्स की डिटेल पढ़ने जा रहे हैं आगे। सबसे पहले रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। रिकग्निशन का वर्ड है रिकग्नाइज से, रिकग्नाइज यानी पहचानना। Biologists go for adopting biological method when they encounter some biological problem. A biological problem is a question related to living organisms that is either asked by someone or comes in biologist mind by himself. बायोलॉजिस्ट बायोलॉजिकल मेथड को तब अडॉप्ट करते हैं जब उनके सामने कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हो और वो बायोलॉजिस्ट से किसी के जरिए पूछा गया हो या बायोलॉजिस्ट खुद उसके बारे में सोचे। आजकल कोरोना वायरस जो है वो बहुत ही मेजर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, क्योंकि स्टार्ट पे जब ये आया तो इसके बारे में लोगों को बिल्कुल नहीं पता था कि ये क्या है, ये कैसे अटैक करता है, ये कैसे फैलता है, ये जब इंसान की बॉडी पे अटैक करता है तो क्या सिम्टम्स ढूंढना होते हैं, ये किस किस तरह के नुकसानात पहुंचाता है, इसको कंट्रोल किस तरह करना है, इससे बचना किस तरह से है, इसका क्योर क्या है। ठीक है, तो ये एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो अभी तक अंडर प्रोसेस है, इसके बारे में अभी तक पूरी तरह से पता नहीं लगाया जा सका। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशंस। As the first step in solving a biological problem, biologist recalls his or her previous observations or makes new ones. Observations are made with five senses of vision, hearing, smell, taste, and touch. Observations may be both qualitative and quantitative. Quantitative observations are considered more accurate than qualitative ones because the former are invariable and measurable and can be recorded in terms of numbers. Examples of qualitative and quantitative observations are given below. कह रहे हैं कि जब किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिस्ट, तो सबसे पहला स्टेप ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन का मतलब है मुशाहिदात। बायोलॉजिस्ट अपना प्रीवियस नॉलेज भी यूज़ कर सकता है या फिर वो नई ऑब्जर्वेशंस भी बना सकता है किसी भी मसले को हल करने के लिए। ऑब्जर्वेशंस के लिए हम अपनी फाइव सेंसेस यूज़ करते हैं: देखना, सुनना, सूंघना, चखना और छूना वगैरह। ठीक है, और ऑब्जर्वेशंस दो तरह की हो सकती है, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव।
क्वांटिटेटिव यानी ऐसी ऑब्जर्वेशन जो किसी चीज़ की हमें मिकदार के बारे में बताए, और क्वालिटेटिव जो है वो हमें किसी चीज़ की खूबी के बारे में बताती है। और क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का अगर हम कंपैरिजन करें तो जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस हैं उनको ज़्यादा एक्यूरेट समझा जाता है साइंस में। उसकी वजह ये है कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस को हम मेजर कर सकते हैं, उन्हें हम नंबर्स की फॉर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं, और ये चेंज होने वाली भी नहीं होती। ठीक है, इनके आगे हम एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पर उन्होंने पानी की एग्जांपल दी है, उसको उन्होंने कंपेयर किया है क्वालिटेटिव फॉर्म में भी और क्वांटिटेटिव फॉर्म में भी। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कोल्डर देन द बॉइलिंग पॉइंट। Quantitative observations, the freezing point of water is 0 degree centigrade and the boiling point is 100 degree centigrade. अब अगर हम पानी की क्वालिटी की बात करें तो उसका वो पॉइंट जिस पे पानी फ्रीज होकर बर्फ में चेंज हो जाता है वो ठंडा है देन द बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट जिस पे पानी बर्फ में कन्वर्ट हो रहा है और बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट है जिसमें पानी उबलकर भाप में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम सिंपली अगर क्वालिटी की बात करें तो हम कह सकते हैं कि पानी जब फ्रीज होता है तो वो ठंडा होता है उबलते हुए पानी की निस्बत, जबकि हम अगर उसको क्वांटिटेटिव लिहाज से देखें तो पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और उसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर कंपैरिजन आपके सामने है। अ लीटर ऑफ वाटर इज हैवियर देन अ लीटर ऑफ इथानॉल। 1 लीटर पानी जो है वो 1 लीटर इथानॉल से ज़्यादा वजनी है, लेकिन कितना वजनी है ये हमें नहीं पता चला क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस में। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस में हम देखते हैं अ लीटर ऑफ वाटर वेज 1000 ग्राम्स एंड अ लीटर ऑफ इथानॉल वेज 789 ग्राम्स। 1 लीटर पानी जो है वो ग्राम्स में अगर हम उसको कन्वर्ट करें तो वो 1000 ग्राम्स बनते हैं, जबकि 1 लीटर इथानॉल जो है वो 789 ग्राम्स पे कंसिस्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें न्यूमेरिकल डाटा मिल रहा है कि 1 लीटर पानी और 1 लीटर इथानॉल में आखिर वजन का कितना फ़र्क है। अगर हम क्वालिटी वाइज बात करें तो क्वालिटी वाइज हमें उनके वजन का फ़र्क नहीं पता चल रहा है, हमें बस इतना पता चल रहा है कि जी पानी हैवी है और इथानॉल जो है वो लाइट वेट है। तो इसलिए कहा जाता है कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है वो क्वालिटेटिव से बेटर हैं, क्योंकि हम इनको नंबर्स की फॉर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं, इनको मेजर कर सकते हैं और ये इनवेरिएबल है। Observations also include reading and studying what others have done in the past because scientific knowledge is ever growing. Observations में ये चीज़ भी आ जाती है कि बायोलॉजिस्ट जो हैं वो माजी में किए गए मुशाहिदात को भी स्टडी करें, क्योंकि साइंटिफिक नॉलेज तो हमेशा से बढ़ने वाला नॉलेज है। तो जो पहले से मुशाहिदात किए जा चुके हैं उनको भी स्टडी किया जाता है और मज़ीद ऑब्जर्वेशंस भी की जाती है। Formulation of hypotheses. Observations do not become scientific observations until they are organized and related to a question. Biologist organizes his or her and others' observations into data form and constructs a statement that may prove to be the answer of the biological problem under study. This tentative explanation of observations is called a hypothesis. It may be defined as a proposition that might be true. कह रहे हैं कि ऑब्जर्वेशंस जो हैं तब तक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस नहीं कहलाती जब तक वो प्रॉपर फॉर्म में अरेंज ना की गई हों और उनके मुतालिक कोई क्वेश्चन ना उभरा हो। बायोलॉजिस्ट जब ऑब्जर्वेशंस कर लेते हैं तो अपनी या दूसरों की जो भी उनके पास ऑब्जर्वेशंस मौजूद हैं वो उनको तरतीब देते हैं, डाटा के फॉर्म में लिखते हैं और उनकी बुनियाद पे एक स्टेटमेंट लिखते हैं। उस स्टेटमेंट को कहा जाता है कि ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का आंसर है। ठीक है, अभी उसका कोई प्रूफ नहीं है कि यही आंसर है इस प्रॉब्लम का, लेकिन उस स्टेटमेंट को हम टेंटेटिव स्टेटमेंट कहते हैं, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन कहते हैं, इसलिए कि वो गलत साबित की जा सकती है। वो एक आर्जी स्टेटमेंट है, वो एक आर्जी आंसर है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का। तो हाइपोथेसिस को हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन है ऑब्जर्वेशंस की, यानी ऑब्जर्वेशंस की मुशाहिदात का एक आर्जी सा बयानिया है। मुशाहिदात को आर्जी फॉर्म में वजाहत उनकी की गई है और ये ऐसी वजाहत है जो बाद में गलत भी साबित हो सकती है और हो सकता है कि ये बिल्कुल ठीक भी हो, तो ये डाउटफुल होती है। ठीक है, a hypothesis should have the following characteristics. It should be a general statement, it should be a tentative idea, it should agree with available observations, it should be kept as simple as possible, it should be testable and potentially falsifiable. In other words, there should be a way to show the hypothesis is false, a way to disprove the hypothesis. A great deal of careful and creative thinking is necessary for the formulation of a hypothesis. Biologists use reasoning to formulate a hypothesis. अब उन्होंने एक हाइपोथेसिस के खसूसियात बताई हैं कि एक हाइपोथेसिस बनाने से पहले उसमें ये खसूसियात का देखा जाना ज़रूरी है।
हाइपोथेसिस जो है वो एक जनरल सी, एक आम सी स्टेटमेंट होनी चाहिए, उसमें कोई कॉम्प्लेक्स बात नहीं होनी चाहिए, वो सबको समझ आने वाली बात हो, ठीक है। उसके बाद ये कि एक टेंटेटिव आइडिया हो, टेंटेटिव यानी आर्जी, ऐसी चीज़ जिसमें चेंजिंग की जा सके बाद में। हाइपोथेसिस की जो स्टेटमेंट है वो मुकम्मल तौर पे आपकी ऑब्जर्वेशन से अग्री कर रही हो, उसके रेलिवेंट हो, और इसको जितना सिंपल रख सकते हैं उतना सिंपल रखा जाए। ये ऐसी स्टेटमेंट है जिसको टेस्ट भी किया जा सके और इसको गलत भी साबित किया जा सके, ठीक है। ये ना हो कि इसको गलत साबित करने का कोई तरीका ही ना हो। ऐसी स्टेटमेंट होनी चाहिए जो बाद में सही भी साबित हो सकती हो और गलत भी साबित हो सकती हो, यानी उसमें फाल्सिफेबल पॉइंट भी होना चाहिए। एक हाइपोथेसिस बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एहतियात की और क्रिएटिव थिंकिंग की ज़रूरत होती है। तो लिहाजा बायोलॉजिस्ट किसी भी हाइपोथेसिस को बनाने के लिए रीजनिंग यूज़ करते हैं, यानी कि वो एक लॉजिकल रीज़न पेश करते हैं। एक सेंसिबल स्टेटमेंट होती है कि ये चीज़ अगर ऐसे हो रही है तो क्यों हो रही है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर ऐसे है, तो इसके पीछे लॉजिक ये है। Deductions. In the next step, biologist draws deductions from hypotheses. Deductions are the logical consequences of hypotheses. For this purpose, a hypothesis is taken as true and expected results or deductions are drawn from it. Generally, in biological method, if a particular hypothesis is true, then one should expect deduction a certain result. This involves the use of if-then logic. नेक्स्ट स्टेप है डिडक्शन। डिडक्शन एक्चुअली में क्या है, जो हाइपोथेसिस बायोलॉजिस्ट ने पेश की, उस हाइपोथेसिस से लॉजिकल रिजल्ट्स अखज़ किए जाते हैं और उन लॉजिकल रिजल्ट्स को कहा जाता है डिडक्शंस, ठीक है। डिडक्शंस को बनाते वक्त बायोलॉजिस्ट एक लॉजिक यूज़ करते हैं, उस लॉजिक को कहते हैं इफ़ देन लॉजिक। उसकी एग्जांपल देखते हैं। Biologists can't usually check every situation where a hypothesis might apply. Let's consider a hypothesis: all plant cells have a nucleus. Biologists cannot examine every living plant and every plant that has ever lived to see if this hypothesis is false. Instead, biologists generate deduction using reasoning from the above hypothesis. A biologist can make the following deduction: if examine cells from a blade of grass, then each one will have a nucleus. हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए बायोलॉजिस्ट उसको हर सिचुएशन में अप्लाई नहीं कर सकते, तो लिहाजा वो इफ देन लॉजिक यूज़ करते हैं। वो इस तरह से उन्होंने एक एग्जांपल दी है। हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक हाइपोथेसिस है। वो हाइपोथेसिस क्या है? ऑल प्लांट सेल्स हैव अ न्यूक्लियस। ये एक हाइपोथेसिस है कि जितने भी प्लांट सेल्स हैं उनमें न्यूक्लियस है। अब इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए जितने भी दुनिया में प्लांट मौजूद हैं, अब उन सबके एक एक सेल को हम स्टडी तो नहीं कर सकते ना। तो इस हाइपोथेसिस से कोई बायोलॉजिस्ट अगर डिडक्शन बनाना चाहे तो वो यूँ बना सकता है कि अगर मैंने घास के एक पत्ते का पार्ट कट करके उसको स्टडी किया तो उसके सेल में न्यूक्लियस था, तो अगर उसमें न्यूक्लियस था तो फिर ग्रास के सारे लीव्स में न्यूक्लियस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इफ देन लॉजिक आ गया। इफ एग्जामाइन सेल्स फ्रॉम अ ब्लेड ऑफ ग्रास, कि ब्लेड ऑफ ग्रास से जब सेल्स को एग्जामाइन किया गया, देन ईच वन विल हैव अ न्यूक्लियस, कि अगर एक सेल में न्यूक्लियस था तो हर एक में न्यूक्लियस होगा। तो यहाँ पर आ जाता है इफ देन लॉजिक। Experimentation. The most basic step of biological method is experimentation. Biologist performs experiments to see if hypotheses are true or not. The deductions which are drawn from hypotheses are subjected to rigorous testing. Through experimentations, biologist learns which hypothesis is correct. The incorrect hypotheses are rejected and the one which proves correct is accepted. An accepted hypothesis makes further predictions that provide an important way to further test its validity. बायोलॉजिकल मेथड में एक सबसे जो अहम स्टेप है वो है एक्सपेरिमेंटेशन, यानी तजर्बात परफॉर्म करना। बायोलॉजिस्ट जो हैं वो तजर्बात करते हैं अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए कि आया कि वो सच है या नहीं है। हाइपोथेसिस से जो डिडक्शन निकाली जाती हैं, यानी जो रिजल्ट्स, जो कॉन्सिक्वेंसेस ड्रॉ किए जाते हैं हाइपोथेसिस से, उनको बार बार टेस्ट किया जाता है। रिगोरस टेस्टिंग का वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है। इसका मतलब है कि बहुत एहतियात से और बहुत टफ किस्म के इन्वायरमेंट में किसी चीज़ को टेस्ट करना। फिर इन एक्सपेरिमेंट्स की बुनियाद पे बायोलॉजिस्ट को पता चलता है कि हाइपोथेसिस ठीक है या नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई हाइपोथेसिस गलत है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है और जो सही होती है उसको एक्सेप्ट कर दिया जाता है। और जो एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस है उसके बाद मज़ीद फिर उसे प्रेडिक्शंस की जाती हैं, पेशन गोइयाँ की जाती हैं, जो कि मज़ीद उसकी वैलिडिटी को टेस्ट करने के लिए एक रास्ता बनाती हैं। वैलिडिटी यानी कि हम देखते हैं कि हाइपोथेसिस मज़ीद एप्लीकेबल है या नहीं है। समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स। समराइज यानी समरी से है, यानी मुख्तसर बयान करना। Biologist gathers actual quantitative data from experiments. Data for each of the groups are then averaged and compared statistically.
To draw conclusion, biologist also uses statistical analysis. एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने के बाद बायोलॉजिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट से एक्चुअल और क्वांटिटेटिव डाटा को इकट्ठा करते हैं। उस डाटा को ग्रुप्स की फॉर्म में अरेंज कर कर उन ग्रुप्स का बाद में कंपैरिजन किया जाता है और उस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन्स निकालने के लिए यानी रिजल्ट लेने के लिए बायोलॉजिस्ट जो है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस अप्लाई करते हैं। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से मुराद है कि डाटा को प्रॉपर अरेंज कर कर उससे लॉजिकल कंक्लूजन्स निकाले जाते हैं। रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स, बायोलॉजिस्ट पब्लिश देयर फाइंडिंग्स इन साइंटिफिक जर्नल्स एंड बुक्स, इन टॉक्स एट नेशनल एंड इंटरनेशनल मीटिंग्स एंड इन सेमिनार्स एट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज. Publishing of results is an essential part of scientific method. It allows other people to verify the results और apply the knowledge to solve other problems. लास्ट स्टेप ये है कि साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट से जो भी रिजल्ट्स ऑब्टेन किए उन रिजल्ट्स को वो रिपोर्ट करते हैं, उसको दुनिया तक पहुंचाते हैं। किस तरह पहुंचाते हैं? साइंटिफिक जर्नल्स में, साइंटिफिक बुक्स में वो अपनी जो फाइंडिंग्स हैं, जो भी मालूमात उन्हें मिली हैं, उनको पब्लिश करवाते हैं या फिर वो डिफरेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जाकर सेमिनार्स रखवाते हैं, मीटिंग्स रखवाते हैं। वहाँ पर वो अपना नॉलेज जो है वो डिलीवर करते हैं स्टूडेंट्स तक, प्रोफेसर्स तक। उसके अलावा डिफरेंट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं साइंटिस्ट की, उसमें भी वो अपनी फाइंडिंग्स को दुनिया तक पहुंचाते हैं। जो भी साइंटिस्ट ने रिजल्ट ऑब्टेन किए उसको पब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। अगर रिजल्ट्स जो हैं वो दूसरे लोगों तक नहीं पहुंचेंगे तो वो एक महदूद हद तक नॉलेज रह जाएगा। एक तो इसका फ़ायदा ये है कि लोगों को भी वो नॉलेज मिलेगा जो साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया। दूसरा ये कि बाकी लोग जब उसको पढ़ेंगे तो वो अपना नॉलेज भी उस पर अप्लाई कर सकते हैं मजीद प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। वट इज़ कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट्स, जब भी साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं तो दो तरह के ग्रुप्स होते हैं। एक होता है कंट्रोल ग्रुप और एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। देखते हैं इन दोनों ग्रुप्स के बारे में। In science, when doing the experiment, it must be a controlled experiment. The scientist must contrast an experimental group with a control group. The two groups are treated exactly alike except for the one variable being tested. For example, in an experiment to test the necessity of carbon dioxide for photosynthesis, one can contrast the control group, a plant with freely available carbon dioxide, with an experimental group, a plant with no carbon dioxide available. The necessity of carbon dioxide will be proved when photosynthesis occurs in the control group and does not occur in the experimental group. उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि अगर हम ये देखना चाह रहे हैं कि प्लांट्स का जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड कितनी ज़रूरी है, तो हम दो तरह के प्लांट का ग्रुप्स लेंगे। एक ग्रुप ऐसा होगा जिसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्रीली कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मिल रही है, ठीक है, उसको हम कहेंगे कंट्रोल ग्रुप। और दूसरा होगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसको बिल्कुल भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड नहीं की जा रही, ठीक है। कुछ वक्त गुजरने के बाद जब हम दोनों ग्रुप्स को कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कंट्रोल ग्रुप में फोटोसिंथेसिस हुई क्योंकि उसे कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल थी, जबकि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में बिल्कुल भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगी क्योंकि हमने उसे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड नहीं की, ठीक है। तो इस तरह से एक्सपेरिमेंट्स के दौरान बायोलॉजिस्ट दो तरह के ग्रुप्स यूज करते हैं, कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। That was all about today's lecture. You'll have to learn all the above mentioned lecture. Thank you so much for listening. Stay blessed. Allah Hafiz.